जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो इस समय एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि भारत सरकार के द्वारा 1993 से 2020 के बीच में जो भी हमारी सरकारी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उन सभी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आरआरबी एनटीपीसी के जो भी अभी तक पेपर हो चुके हैं उनके एनालिसिस की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने ये पाया होगा कि लगभग हर शिफ्ट में यहाँ पर 2 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आप क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट को समझ सकें। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा, तभी आप इस टॉपिक से उत्तर को दे पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एनटीपीसी के जो भी स्पेशल वीडियो हैं उन सभी की लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी लैड्स स्कीम के बारे में। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारी योजनाएं पूछी जा चुकी हैं उनको मैंने यहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स में रखा हुआ है, जिससे आप समझ सकें कि किन योजनाओं से प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो एमपी लैड्स स्कीम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और इसे 23 दिसंबर 1993 को हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था। लेकिन अक्टूबर 1994 से जो हमारे यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। अब ये योजना है क्या, तो थोड़ा सा योजना के बारे में भी आपको समझ लेना है। पिछले साल यूपीएससी में भी इस योजना से प्रश्न पूछा गया था। तो योजना है क्या, तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे सांसद होते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे उन्हें मनोनीत किया गया हो, उन्हें एक फिक्स राशि प्रत्येक वर्ष दी जाती है, जिससे वह लोग अपने यहाँ पर विकास कार्य को संचालित कर सकें। तो 1993-1994 में ये जो राशि थी वह थी मात्र 5 लाख रुपए। 1998 से 1999 के बीच में इसे बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दिया गया, और 2011-12 से इसे बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और यहाँ पर जो राशि मिलती है उसकी खास बात यह है कि अगर कोई भी सांसद यहाँ पर दिए गए 5 करोड़ की राशि में से मात्र 3 करोड़ ही खर्च करता है तो अगले साल उसको 2 करोड़ की राशि और मिल जाएगी, यानी कि अगले साल उसको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। योजना में यह भी कहा गया है कि 15% जो राशि है उसका खर्च सांसद को यहाँ पर एससी क्षेत्र में करना है और 7.5% एसटी क्षेत्र के विकास के लिए करना है। तो ये आप यहाँ से एमपी लैड्स स्कीम के बारे में ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी 25 जनवरी 2021 से जो भी हमारे बैंक के एस्पायरेंट हैं उनके लिए कई सारे नए बैचेज को लॉन्च कर रही है। तो इन बैच में आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आप प्रत्येक सप्ताह में 30 से ज़्यादा बैचों को एक्सेस कर सकते हैं, 40,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेंगे, 300 से ज़्यादा आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी प्रत्येक दिन में, और इसके अलावा 20,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो भारत के जो भी टॉप एजुकेटर हैं उन सभी से आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स 2021 के लिए अनअकैडमी के द्वारा उद्देश्य नाम का बैच भी लॉन्च किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जा करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस है 6,000 रुपये 12 माह के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर 6,000 रुपये पे नहीं करने हैं। यूज करिएगा कोड KV10, जिससे आपको यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी के द्वारा सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है 2020 का। तो अगर आप एसएससी, बैंक या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूज करिएगा KV10 कोड यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जो भी प्राइस पे करने हैं उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप विजिट करते हैं, वहां पर आप कोई फ्री क्लासेस भी अटेंड करते हैं या फिर फ्री में कोई मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहां पर भी आप कूपन कोड KV10 को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पेड के अलावा बहुत सारे अन्य चीजें भी मिलेंगी, जिनको आप KV10 कूपन कोड लगा करके एक्सेस कर सकते हैं।
अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो अगर हम लोग इस योजना के बारे में बात करें तो इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 22 अप्रैल 2005 को जो भी हमारे यहाँ पर ग्रामीण आबादी है, विशेष तौर पर जो भी हमारे यहाँ पे कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इस योजना को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था वर्ष 2005 में। और आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2013 में इस योजना को और हमारे यहाँ पर जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था, उन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया और उसके बाद में एक नई योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। तो परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। अगली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के नाम से, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम के नाम से 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको 600 से 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। विशेष तौर पर जो आपके बीपीएल कैटेगरी के परिवार होते हैं, उनको यहाँ पर ये पेंशन मिलती है। 2007 में इस योजना का नाम बदल दिया गया था और तब से इसका नाम है इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो इस योजना के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो 3 से 4 बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लॉन्च किया गया था। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे परिवार हैं, उन परिवार की महिलाओं को कम दाम पर एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया था। तो परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि महिलाओं को कम दाम पर एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो योजना आपकी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ये जो योजना है उसका कार्यान्वयन हमारे यहाँ पर जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो मंत्रालयों का नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगली योजना है पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो इस योजना की बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो हमारे यहाँ पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, उसके द्वारा 1 जुलाई 2015 को इसे मंजूरी मिली थी। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत हमारे जो भी किसान हैं, उनकी खेतों में फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उनके यहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो सके, उसके लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। और अगर हम लोग बात करते हैं 2015-16 वाला वित्तीय वर्ष से 2019-20 तक के वित्तीय वर्ष में, यानी कि कुल 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ में इस योजना को मंजूरी मिली थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगली योजना है मनरेगा। तो 3 बार इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मनरेगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था नरेगा के नाम से, बाद में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग मनरेगा योजना की बात करते हैं तो इसके बारे में पहले जो विचार किया गया था वह हमारे देश के जो 9वें पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने किया था 1991 में। और योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको साल में 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप मनरेगा योजना के बारे में। अगली योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना। इससे भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2 बार। तो 2018-19 में जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय बजट आया था, उस बजट के दौरान 500 करोड़ रुपए के साथ में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर टोमेटो होता है, जो हमारे यहाँ पर ओनियन होता है और जो हमारे यहाँ पर पोटैटो होता है, इन सभी की आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। कई बार आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है उसके दाम बढ़ जाते हैं, कई बार टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं। तो सरकार के द्वारा इनकी जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज करने के लिए और इनकी जो आपूर्ति है उसको स्थिर रखने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो इसे ऑपरेशन फ्लड, जो कि दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, उसी के तर्ज पर भारत सरकार ने शुरू किया है। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। तो इससे भी 2 से 3 बार प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में 10 करोड़ परिवारों या फिर आप कह सकते हैं 50 करोड़ लोगों को जो भी हमारी द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन सभी के इलाज के लिए 1 वर्ष में 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दूसरे और तीसरे प्रकार की यानी कि द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की बीमारियों का इलाज करवाता है तो वहाँ पर 5 लाख तक का जो खर्च है वह सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट है वह पूरे परिवार के लिए है, यानी कि एक परिवार को 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। योजना की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसे लॉन्च किया गया था और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगली योजना है नमामि गंगे योजना। तो बस आपको ध्यान रखना है कि उस समय का जो हमारा केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय है, उसके द्वारा 10 जुलाई 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि 2020 तक जो हमारी प्रदूषित गंगा नदी है उसको हम लोग प्रदूषण मुक्त करेंगे और गंगा नदी को पुनर्जीवित करेंगे। तो इसी के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगली योजना है उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। तो अक्टूबर 2016 में नई दिल्ली से इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब ये योजना है क्या? तो पीएम मोदी के द्वारा आधिकारिक तौर पर 27 अप्रैल 2017 को शिमला से इसे लॉन्च किया गया था। और योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है? तो अगर आप हवाई जहाज से 1 घंटे की यात्रा करते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति का जो अधिकतम किराया है वह 2500 रुपये निर्धारित किया गया था। तो यही हमारी है उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। अब कितने आम नागरिक इससे उड़े थे उसके बारे में मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती होती है 11 अक्टूबर को और उसी दिन 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो योजना था क्या? तो योजना के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो हमारे यहाँ पर सांसद हैं वे एक गांव को गोद लेंगे और फिर उस गांव को गोद लेकर के वहाँ पर सारे विकास कार्यक्रम चलाएंगे, यानी कि उस गांव को विकसित करेंगे। तो 2016 तक ये टारगेट था कि एक गांव को लेकर के डेवलप करना है और 2019 तक 3 गांवों को यहाँ पर सांसदों के द्वारा डेवलप करना है। हालांकि मेरे हिसाब से किसी भी सांसद ने इसको अच्छे से डेवलप नहीं किया। मेरे यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी ससुराल को गोद में लिया था, तो हो सकता है ससुराल उनकी थी तो उसको थोड़ा बहुत डेवलप किया था। परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा गांव लिया था? तो इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में एक जो जयापुर गांव है इसको गोद में लिया था। गोद लेने का मतलब है कि वहां पर विकास कार्यक्रम को संचालित किया था। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत 2003 में इसकी घोषणा की गई थी और इस योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य क्या था? तो योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य था कि जो भी हमारे यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी को अपग्रेड किया जाए और देश में जो भी नए एम्स हैं उनकी स्थापना की जाए। तो मुख्य रूप से उद्देश्य था कि इन सभी को बेहतर बनाने के साथ हमारे देश में जो क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन सभी को सभी तक के पास में पहुंचाया जाए और इसी के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगली योजना है पीएम भारतीय जन औषधि योजना। तो ध्यान रखिएगा इस योजना से प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसको मैंने ब्लू में भले कर दिया है लेकिन इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में बहुत सारे पीएम जन औषधि केंद्र खोले गए थे और इन केंद्र के ऊपर आपको जो भी हमारी जेनरिक दवाएं होती हैं उनको कम दाम पे लोगों को दिया जाता था, यानी कि कम दाम पे जो हमारी क्वालिटी मेडिसिन होती हैं उन सभी की बिक्री के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पीएम भारतीय जन औषधि योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस योजना के बारे में। अब ये योजना है क्या? तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए अपने आप को इनरोलमेंट कर सकता है और यहाँ पर उस व्यक्ति को 330 रुपये की वार्षिक प्रीमियम देनी होती है। अब अगर व्यक्ति की 55 वर्ष से पूर्व आकस्मिक डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में जो भी
यहाँ पर नामित व्यक्ति होगा, यानी कि जिसे भी नॉमिनी बनाया गया होगा उस व्यक्ति के द्वारा उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति इनरोल कर सकता है। 55 वर्ष से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर जो नॉमिनी होगा उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगली योजना है भारत माला योजना। क्या नाम है? भारत माला योजना। तो इस योजना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 2017 को हमारे यहाँ पर जो सड़क, हाईवे और परिवहन मंत्रालय है उसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। और योजना का टारगेट क्या था? तो यहाँ पर टारगेट था 83,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना। तो बस थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि भारत माला योजना सड़क के निर्माण से संबंधित है। अगली योजना है पीएम कर्मयोगी मानधन योजना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2019-20 का जो बजट आया था उसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी और आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब ये योजना है क्या? मान लीजिए हमारा कोई व्यापारी है जो कि जीएसटी में पंजीकृत है, यानी कि उसने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। उसका जो व्यापार है उसका वार्षिक टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए से कम। तो उस व्यापारी को यहाँ पर 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। और यहाँ पर एनरोलमेंट की जो एज थी वह आपकी थी 18 से 40 वर्ष। कितनी थी? 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति इसमें एनरोल कर सकता था और यहाँ पर उसे 3,000 रुपए की मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद दी जाएगी। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। पीएम मोदी के द्वारा हरियाणा में जो पानीपत है वहां से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया था। किसके अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। अब ये योजना है क्या? तो ये जो हमारी योजना है वह मुख्य रूप से फोकस करती है जो हमारी लड़कियां होती हैं उनके ऊपर। तो इस योजना को लड़कियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए एक लघु बचत योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। अब योजना है क्या? तो मान लीजिए आपकी कोई बच्ची है, मान लीजिए आपकी बहन हो सकती है या आपकी बेटी हो सकती है, उसकी आयु यहाँ पर 10 वर्ष से कम है, तो आप उसको यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 250 रुपए के मासिक प्रीमियम के साथ में इसकी शुरुआत होती है, यानी कि कम से कम आपको 250 रुपए मंथली इसमें जमा करने होंगे। और जब आपकी बच्ची की आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो 50% राशि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ध्यान रखिएगा 25 जून 2015 को हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सभी को आवास मिले, इस मोटो के साथ में इसे लॉन्च किया गया था। और इस योजना का लक्ष्य है कि 2022 तक हमारे देश में जो सभी लोग हैं उन सभी को आवास प्रदान किया जाए। अब योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है वहाँ पर इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और शहरों में जो ये योजना चल रही है उसका कार्यान्वयन आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 22 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया था और लक्ष्य ये है कि 2022 तक सभी को आवास यहाँ पर दिया जाएगा। अगली योजना है संपदा या फिर पीएम किसान संपदा योजना। तो संपदा का आपको पहले थोड़ा सा पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि किसके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि हमारे देश में जो मेगा फूड पार्क होते हैं उनका निर्माण किया जाए, देश में हमारे बेहतर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की जाए और इन सभी के उद्देश्यों के साथ में इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च कब हुआ था? वर्ष 2016 में हमारे यहाँ पर जो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय है उसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो जब इसे लॉन्च किया गया था तो उस समय नाम था संपदा स्कीम, बाद में इसका नाम बदल करके पीएम किसान संपदा योजना 3 मई 2017 को कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली योजना है कुसुम योजना। कुसुम का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान। क्या नाम है? किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 का जो बजट था उस बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना में टारगेट ये रखा गया था कि जो भी हमारे देश के किसान हैं, किसान के पास में होते हैं खेत और उन खेतों की सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई के लिए हम उनके पास में जो ज़मीन है
वहाँ पर सोलर प्लेट को इंस्टॉल करेंगे और फिर वे उन सोलर प्लेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। उसके लिए हम उन्हें वहाँ पर पंप देंगे और इस पंप के माध्यम से वे अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो 2022 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुसुम योजना के बारे में ये किसानों की सिंचाई के लिए लॉन्च किया गया था। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? तो इस योजना की बात करें तो 21 जुलाई 2017 को उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी हमारा सीनियर सिटीजन यानी कि वह व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक है वह इसमें निवेश कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप हो गए, आपकी आय हो गई 60 वर्ष और आपके पास में थोड़ा सा पैसा है, मान लीजिए कम से कम 1.5 लाख रुपए है और आपने इस राशि को यहाँ पर निवेश कर दिया। तो निवेश करने के बाद में अगले 10 वर्षों तक 8% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आपके पास में 15 लाख रुपए है अधिकतम, तो उस राशि को आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख से लेकर के 15 लाख की राशि को यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि इस योजना को 31 मार्च 2020 से बढ़ा करके 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया है। पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो मात्र 2020 तक के लिए ही था, लेकिन अब इसे अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली योजना है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। तो इस योजना की बात करें तो जो हमारा बजट था 2019-20 का, इसमें इसकी घोषणा की गई थी और फाइनली जाकर के 15 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इस योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक होते हैं उनके लिए शुरुआत की गई थी। अब ये योजना है क्या, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है, जैसे मान लीजिए कोई ठेला चलाने वाला है या फिर कोई रिक्शे वाला है या फिर आप कह सकते हैं कोई हमारा जो इस्त्री करता है कपड़ों को, उस प्रकार के जो व्यक्ति हो गए और उनकी आयु है 18 से 40 वर्ष और उनकी जो मासिक कमाई है वह 15,000 से कम है प्रति माह, तो वे सारे व्यक्ति यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं और योजना के अंतर्गत उनको पेंशन दिया जाएगा। तो योजना थी क्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का है तो वह यहाँ पर 55 रुपये इन्वेस्ट करेगा। अगर किसी व्यक्ति की आयु थोड़ी सी ज़्यादा है तो वह 200 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करेगा। 40 वर्ष है तो वह 200 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करेगा। और जब उसकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तो उसे 3,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है यह हमारे 18 से 40 वर्ष आयु के जो भी 15,000 रुपये से कम कमाई करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन सभी के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। योजना के अंतर्गत यहाँ पर उनको कुछ मासिक प्रीमियम देना होगा और जब उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तो उन्हें 3,000 रुपये की पेंशन सरकार के द्वारा दी जाएगी और यही आपकी है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा, इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। और इस योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य था कि जो भी हमारे देश में छोटे व्यापारी हैं या फिर कोई व्यक्ति स्वरोजगार करना चाहता है तो उसे यहाँ पर कम ब्याज के ऊपर ऋण दिया जाए। तो न्यूनतम ब्याज दर यहाँ पर 12% निर्धारित की गई थी और इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी में व्यक्ति को लोन दिया जाता है। कैटेगरी कौन सी थी, तो एक हमारी थी शिशु कैटेगरी, इसके अंतर्गत 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। किशोर जो कैटेगरी थी इसके अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है और एक हमारी कैटेगरी थी तरुण, तो इसके अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो यही हमारी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इस योजना की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसे लॉन्च किया गया था। अब इस योजना के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, हमारे यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय है यानी कि उस समय का मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन सभी की संयुक्त पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उद्देश्य क्या था कि जो हमारे यहाँ पर सेक्स रेशियो है उसको कम किया जाए और जो भी लैंगिक भेदभाव होता है यानी कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है उसको यहाँ पर कम किया जाए
और इसी के लिए माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बाद में हरियाणा राज्य की जो सरकार है उन्होंने साक्षी मलिक को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है, और किस ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था ये भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस योजना के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसके द्वारा 15 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था कि जो भी हमारे देश में कम पढ़े लिखे लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर कौशल के लिए ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि 2020 तक 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने का लक्ष्य था जिससे वह लोग रोजगार के योग्य बन सकें। तो यही थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगली योजना है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है पीएम सहज बिजली हर घर योजना। क्या नाम है? पीएम सहज बिजली हर घर योजना। तो 25 सितंबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया था। और इस योजना में जो भी हमारे 2011 की जो सामाजिक आर्थिक गणना हुई थी उसमें शामिल व्यक्तियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक योजना इसी से मिलती जुलती और है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो बीमा वाली जो योजना है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पीएम मोदी के द्वारा दुर्घटना बीमा के तौर पर 8 मई 2015 को कोलकाता से इस योजना को लॉन्च किया गया था, और कल जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें इससे प्रश्न भी पूछा गया था। तो ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे तो 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम दे करके इस योजना में शामिल हो सकता है। उस व्यक्ति की जो आयु है वह 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 70 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। और यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर वह अस्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे उसे या उसके परिवार को। और अगर व्यक्ति यहाँ पर आंशिक रूप से डिसेबल होता है तो 1 लाख रुपए यहाँ पर उसे दिए जाएंगे। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक प्रकार के दुर्घटना बीमा योजना है। अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो ये तो आपको बिल्कुल रट गई होगी। अंतरिम बजट 2019 का जो पेश किया था उस समय पीयूष गोयल जी ने, उसके दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां से 24 फरवरी 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। कई बार इसे हम लोग पीएम किसान योजना के नाम से भी जानते हैं। अब योजना थी क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे देश के किसान हैं उन सभी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर उनको 2,000 रुपए पीएम किसान योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। और इस योजना का संचालन हमारे यहाँ पर जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो इस योजना की बात करते हैं तो इसका पहले नाम था मातृत्व सहयोग योजना। तो बाद में हमारे यहाँ पर जो सरकार है उसने योजना का नाम बदल दिया और 1 जनवरी 2017 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और ये जो योजना है वह हमारे यहाँ के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। अब योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका जब पहला बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए उन्हें 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो 5,000 रुपए उनको 3 किस्तों में मिलते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बाकी 1,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी महिला होगी उसकी आयु 19 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, तभी उसे यहाँ पर योजना का लाभ मिलेगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इससे भी ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। योजना की अगर हम बात करते हैं तो 13 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से इस योजना को लॉन्च किया गया था। और आपको ध्यान रखना है 2010 में जब ये योजना लॉन्च हुई थी तो उसके बाद में इसे संशोधित किया गया और फिर से इसे 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत अगर किसी भी किसान की 33% से अधिक फसल का नुकसान हो जाता है तो उसे यहाँ पर मुआवजे देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अब योजना हालांकि सफल तो नहीं रही है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम किसानों को देना होता था। रबी की फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम था,
खरीफ की फसल के लिए 2% देने होते थे और जो वाणिज्यिक फसल होते हैं यानी कि जो भी हमारी व्यापारिक फसलें होती हैं उनके लिए 5% का प्रीमियम देना होता है। तो कई सारे राज्य की सरकारों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने अपने यहाँ पर अलग योजना लॉन्च कर दी थी। तो बस आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि कब ये लॉन्च किया गया था और यहाँ पर प्रीमियम की राशि क्या है। अगली योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। तो उस समय जो हमारे राज्य संचार मंत्री थे मनोज सिन्हा, इस समय तो ये उपराज्यपाल बन गए हैं जम्मू कश्मीर के, तो इन्हीं के द्वारा हमारे देश में डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया था। अब ये योजना है क्या, तो मान लीजिए आपका कोई बच्चा है या आपका भाई है जो कि क्लास 5 से लेकर के क्लास 9 के बीच में है और उसने डाक टिकट कलेक्शन को एज ए हॉबी चुना है, तो उसे 500 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप यहाँ पर दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 2017 को। फिर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। तो इससे भी प्रश्न कल ही अभी पूछा गया था। इस स्कीम की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 2014 को हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब, इनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर यानी कि सुशासन दिवस के अवसर पर योजना को लॉन्च किया गया था। अब ये योजना थी क्या, तो देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन तक प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं पहुँच पाती है, यानी कि जो आपके टीकाकरण होते हैं वह उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो 7 प्रकार की बीमारियां हैं जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी है, खसरा है, हेपाटाइटिस बी है, पोलियो होता है, टिटनेस होता है और तपेदिक होता है। इन सभी के टीकाकरण के लिए इस योजना को 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, इस समय ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो 50% से कम टीकाकरण वाले 201 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इसी को एक बार फिर से लॉन्च किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष के नाम से। कब, 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात राज्य में पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था। अब इस योजना में जो हमारे बच्चे थे उनको तो शामिल कर ही लिया गया, यानी कि 2 वर्ष से कम आयु के, इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी शामिल किया गया था। बाद में 2 दिसंबर 2019 को मिशन इंद्रधनुष 2.0 को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो अब इसमें पहले कुल 7 डिसीज थी, बाद में इसमें मनीनजाइटिस को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि कुल 8 प्रकार की बीमारियों के लिए यह एक टीकाकरण अभियान था। और प्रश्न में यह पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा यह टीकाकरण से संबंधित है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो भी हमारे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उन सभी को पेंशन देने के लिए 9 मई 2015 को पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो इस योजना में भी इनरोलमेंट के लिए जो एज है वह 18 से 40 वर्ष के बीच में है और यहाँ पर जो व्यक्ति जिस अनुसार यहाँ पर निवेश करता है उससे 1000 से लेकर के 5000 रुपये की पेंशन दी जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 60 वर्ष की आयु के बाद में अगर कोई निवेश करता है तो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में असंगठित क्षेत्र का कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति यहाँ पर निवेश करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु के बाद में 1000 से 5000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वह निवेश कितना कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, उसी के अनुसार यहाँ पर उसको राशि मिलती है। अगली योजना है स्वच्छ भारत अभियान। तो आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। तो नारा क्या था, नारा इसका था एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या था, एक कदम स्वच्छता की ओर। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यह था कि 2019 में जब हम लोग महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ को मनाएंगे उस समय तक अपने देश भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य के साथ में इसे लॉन्च किया गया था। तो 2019 तक हालांकि ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया है तो इसे अब बढ़ा करके 2020 से 25 तक के लिए कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की यह पहल है। फिर बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो इस मिशन की बात करते हैं तो 25 जनवरी 2015 को भारत के 100 शहरों को विकसित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन उस समय लोगों को लगा था कि जैसे यहाँ पर सही में स्मार्ट सिटी बन जाएगा
तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 100 हमारे यहाँ के शहरों का चयन किया गया है, जिनमें से पहला शहर था भुवनेश्वर और 100वां शहर था मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 5 लिस्ट में यहाँ पर जो हमारे शहर थे उनके नामों को जारी किया गया था, यानी कि एक बार में 100 शहर घोषित नहीं किए गए थे, लेकिन आपको पहला शहर भुवनेश्वर और आखिरी शहर शिलोंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इससे भी 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, इस नारे के साथ में 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर योजना थी क्या? तो इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक आयु के जो भी हमारे देश में बच्चे या व्यक्ति थे, उन सभी का जीरो बैलेंस पे खाता खोलने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च के दिन ही 1.5 करोड़ खाता खोले गए थे और इस योजना ने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी अपना नाम दर्ज कराया था। तो ये प्रश्न भी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उस दिन 1.5 करोड़ अकाउंट यहाँ पर खोले गए थे। योजना में कई सारी सुविधाएं भी मिलती है व्यक्ति को, जैसे कि उससे रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है और 1 लाख तक का बीमा कवर भी उस व्यक्ति को यहाँ पर मिलता है अगर वह रुपए डेबिट कार्ड का यूज करता है। अगली योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2008 को हमारे यहाँ पर जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2015 से ये जो हमारा योजना है उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जब 1 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुई थी तो उस समय इस योजना को संचालित कर रहा था श्रम और रोजगार मंत्रालय, लेकिन 1 अप्रैल 2015 से हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा योजना को संचालित किया जा रहा है। तो योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ पर बीपीएल कैटेगरी के परिवार हैं उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, यानी कि उन्हें एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है और उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से अगर वह लोग किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो उन्हें इलाज के लिए 30,000 रुपये का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है और यही आपकी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहाँ से 12 सितंबर 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा LIC इंडिया के साथ में मिलकर के इसे संचालित किया जा रहा है। योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के जो आयु के किसान हैं वह यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 55 से लेकर के 200 रुपये का उन्हें प्रीमियम देना है और जब उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तो 3,000 रुपये का उन्हें मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। अगली योजना है PM ग्रामीण सड़क विकास योजना। तो यहाँ से अब जो भी योजनाएं आपको मिलेंगी उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर आपके दिमाग में इसकी खिचड़ी बन गई हो तो आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं यहाँ पर सेपरेट इनको डिस्कस कर दूंगा, यानी कि जो हमारे बीमा क्षेत्र की योजना है उनको हम लोग अलग डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे किसानों से जुड़ी हुई योजना है उनको हम लोग अलग डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको अलग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो ऐसा भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं PM ग्रामीण सड़क विकास योजना की। इस योजना की बात करें तो 15 अगस्त वर्ष 2000 को इसे लॉन्च किया गया था। तो यह एक हमारी केंद्र प्रायोजित योजना थी, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसे उस समय के PM अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था। तो योजना का उद्देश्य क्या था? तो योजना का बहुत ही सामान्य सा उद्देश्य था कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं उनको हम लोग और बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे। इसी के साथ में इसे लॉन्च किया गया था। अगली योजना है अमृत योजना। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो हमारे देश में 500 शहर थे उन सभी शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है
वहाँ पर जो सैनिटेशन है, इसके अलावा जो अन्य भी वहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उन सभी के लिए 24 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के लिए जो एनुअल एक्शन प्लान होता है, उसे देने वाला पहला राज्य था राजस्थान, यानी कि राजस्थान ने आप कह सकते हैं सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट किया था। अगली योजना है भारत नेट योजना। तो भारत नेट योजना की बात करें तो इसे हम लोग नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम के नाम से भी जानते हैं। और भारत नेट की बात करें तो इसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो यह एक प्रकार की संस्था है। तो उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 2012 में 200 बिलियन रुपए के निवेश के साथ में हमारे देश में जो 2 लाख ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हालांकि केबल आपने भी शायद देखा होगा कि आपके गांव में भी बिछा दी गई है ऑप्टिकल फाइबर केबल, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो भी हमारे गाँव हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि भारत नेट परियोजना ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। अगली योजना है पीएम वाणी योजना। तो आप सभी को याद होगा, अभी हम लोगों ने दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में ही डिस्कस किया था कि यह जो योजना है उसे पीएम मोदी के द्वारा घोषित किया गया था। योजना का नाम है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो योजना के अंतर्गत जो भी हमारे लोकल किराना की दुकानें होती हैं या फिर अन्य दुकानें होती हैं या फिर हमारे यहाँ पर जो अन्य स्थान हैं, वहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे और इसके माध्यम से हमारे पूरे भारत में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान किया जाएगा। तो इसी के लिए 9 दिसंबर 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन, यानी कि NRUM। तो इस योजना की बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से इसकी घोषणा की गई थी और योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 300 रुर्बन क्लस्टर को विकसित करने का लक्ष्य है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे रूरल एरिया होते हैं या फिर जो हमारे अर्बन एरिया होते हैं उनको डेवलप करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था और डेट इसकी कब है वह आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना। तो जो हमारे किसान होते हैं उनको यहाँ पर फसलों की उचित मूल्य दिलाने के लिए 12 सितंबर 2018 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। जैसे आपको पता ही होगा कि MSP और जो हमारे किसान बिल हैं उनको सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। तो उस समय किसान जो होते हैं उनकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था। अगली योजना है सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना की अगर हम बात करें तो 31 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। कब? 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और इस योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य था कि जो हमारे यहाँ पर वाटरवेज हैं, यानी कि नेशनल वाटरवेज हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, या फिर जो हमारे पोर्ट होते हैं यानी कि जो हमारे समुद्री मार्ग हैं, उनके जरिए यानी कि उनको बेहतर बना करके जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको हम लोग और बेहतर बनाएं, यानी कि जो माल का आवागमन होता है पूरे देश में उसको हम लोग और बेहतर बनाएं। इसी के लिए सागरमाला योजना को 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। अगली योजना है स्टैंड ऑफ इंडिया योजना। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना थी क्या? तो हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC या ST कम्युनिटी के उद्यमी हैं, उनको रोजगार देने के लिए यानी कि उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो ये हमारी है स्टैंड ऑफ इंडिया योजना। अगली योजना है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आपको याद ही होगा कि पिछले साल मार्च के महीने में जब कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो उस समय इस योजना को लॉन्च किया गया था। योजना थी क्या? तो इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक मुफ्त अनाज का वितरण किया गया। तो पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन योजना थी और इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर 80 करोड़ लोग थे उनको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या फिर चावल का वितरण सरकार के द्वारा किया गया था। तो अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ये चला था। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। तो ये भी पिछले साल की ही योजना है। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं यानी कि जो हमारे मकान मालिक होते हैं उनको
उनके संपत्ति का जो अधिकार है उसके लिए एक कार्ड का वितरण किया जाना था और इसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था। अगली है हमारी ई नाम पहल। तो 14 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। ई नाम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि इसके माध्यम से जो भी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उन सभी के लिए यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। क्या था? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। तो इसके माध्यम से जो भी हमारे कृषि मंडियां होती हैं उनको आपस में कनेक्ट किया गया था, यानी कि जो भी हमारे किसानों के पैदावार होते हैं उनको आप ऑनलाइन बेच सकते हैं और 1000 कृषि मंडियों को यहाँ पर जोड़ा जा चुका है। अगली योजना है पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो 8 फरवरी 2017 को इस अभियान को मंजूरी दी गई थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि योजना का लक्ष्य था कि 2019 मार्च महीने तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से यहाँ पर साक्षर बनाया जाए और 2020 तक कम से कम हमारे यहाँ पर जो 40% ग्रामीण परिवार हैं उनको डिजिटली साक्षर बनाया जाए। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो 17 दिसंबर 2016 को इसे लॉन्च किया गया था उन लोगों के लिए जिनके पास में थी ब्लैक मनी। तो सरकार ने ये कहा था कि अगर आपके पास में ब्लैक मनी है तो उस ब्लैक मनी के ऊपर 50% आपको टैक्स देना होगा और 25% की वहाँ पर जो राशि है उसको हम लोग अगले 4 वर्षों के लिए बैंक में जमा करेंगे और उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब कोई मूर्ख ही होगा जो इस योजना का लाभ उठाना चाहेगा कि वो बताएगा कि मेरे पास ब्लैक मनी है, जिससे 50% उसका तुरंत जब्त हो जाएगा, 25% उसका बिना ब्याज के चला जाएगा बैंक में और 25% ही उसको मिलेगा। तो शायद कम ही लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन की बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि 2022 तक हमारे देश में जो 30 करोड़ युवा हैं उनको हम लोग स्किल ट्रेनिंग देंगे, यानी कि उनके स्किल को डेवलप करेंगे और इसी के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। अगली योजना है विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना, जिसे हम लोग हृदय स्कीम के नाम से जानते हैं। तो हृदय का मतलब है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगमेंटेशन स्कीम। तो ये जो स्कीम है 21 जनवरी 2015 को 5 करोड़ रुपए के बजट के साथ में लॉन्च की गई थी। कितनी? 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ में लॉन्च की गई थी। योजना थी क्या? तो योजना का ये उद्देश्य था कि जो हमारे 13 विरासत शहर हैं वहाँ पर हम लोग शहरी प्लानिंग करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे और विरासत के लिए यहाँ पर संरक्षण भी हम लोग, यानी कि वहाँ पर जो विरासत है उनको हम लोग संरक्षित करेंगे। तो कुल मिलाकर के 13 शहरों का चुनाव किया गया था जिनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगली योजना है डिजिटल इंडिया योजना। तो 20 अगस्त 2014 को इसको मंजूरी मिली थी और 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। तो पावर टू एम्पावर इसका मोटो था और इस मोटो के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो बस आप समझ सकते हैं कि इसके कुल हमारे 9 पिलर थे, जैसे कि सभी को सार्वजनिक इंटरनेट प्रदान करना, यानी कि इंटरनेट जो है वह सभी के लिए उपलब्ध हो, ई क्रांति सेवाओं की डिलीवरी हो, यानी कि जो भी हमारे सरकार की सेवाएं होती हैं उनकी आसानी तक सभी तक पहुँच हो, रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ई प्रशासन हो और इन सभी के लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। अगली स्कीम है मेक इन इंडिया। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य ये था कि 2020 तक हमारे देश की जो जीडीपी होती है जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान होता है 16%, इसे हम लोग 2020 तक बढ़ा करके 25% कर दें। तो ये टारगेट था यहाँ पर मेक इन इंडिया पहल का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत जो हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है उसके अंतर्गत 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार 5 किलोग्राम अनाज का वितरण यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपकी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। अगली स्कीम है प्रसाद योजना। क्या है? प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना की बात करते हैं तो पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव, ये है प्रसाद योजना और इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। जो हमारे यहाँ पर तीर्थ स्थान है उनके विकास के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था मिड डे मील से। किससे? मिड डे मील से। तो ध्यान रखिएगा 1995 में इसे लॉन्च किया गया था और हमारे यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा मिड डे मील स्कीम का कार्यान्वयन किया जाता है।
यानी कि जो हमारे स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है वही आपकी है मिड डे मील स्कीम। तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं तो उस समय जो हमारे खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे शांता कुमार जी, उनके द्वारा 25 दिसंबर 2000 को इसे लॉन्च किया गया था और राजस्थान हमारे देश का पहला राज्य था जिसने अंत्योदय अन्न योजना को लॉन्च किया था। अब ये योजना है क्या? तो योजना के बारे में जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा, लाल कार्ड, पीला कार्ड, इस प्रकार के कार्ड होते हैं। तो जो भी हमारे अंत्योदय धारक वाले कार्ड होते हैं उनको प्रत्येक माह 35 किलोग्राम का अनाज दिया जाता है। अब बाकी जो लोग होते हैं उनको यूनिट के हिसाब से मिलता है, लेकिन जिनके पास में अंत्योदय कार्ड होता है उनको 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। तो यहाँ पर जो अनाज है उसमें 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलता है और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उन्हें गेहूँ यहाँ पर दिया जाता है। अगली स्कीम है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। तो 22 जनवरी 2019 को हमारे यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया था। योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं जिनकी आयु 45 से 65 वर्ष के बीच में है वह यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं और सरकार के द्वारा वर्ष में 2 बार इन प्रवासी लोगों को हमारे यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं या फिर तीर्थ स्थल हैं उन सभी की यात्रा प्रदान कराई जाएगी। तो 24 जनवरी 2019 को वाराणसी में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हुआ था 2019 में वाराणसी में, कुंभ मेला भी यहाँ पर लगा था, तो उसी दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? तो भारत सरकार के द्वारा 19 फरवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि जो हमारे किसान होते हैं उनके पास में होती है भूमि, तो भूमि की हमारे क्वालिटी क्या है, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर सॉइल कार्ड इशू करें और इसी के अनुसार किसान यहाँ पर फसलों की बुवाई कर सकें जिससे उनकी उत्पादकता ज़्यादा हो। तो इसी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगली स्कीम है अटल भूजल योजना। तो 2019 में 25 दिसंबर को अटल जी का जब जन्म दिवस होता है तो उसी अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक इससे कार्यान्वित किया जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर इसके लिए ऋण भी दिया गया है और इसमें कुल मिलाकर के 7 राज्यों का चयन किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और कर्नाटक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको और बेहतर बनाने के लिए अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया था। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो इस योजना के बारे में भी हम लोग पिछले साल कई बार डिस्कस कर लिए थे डेली करंट अफेयर में। तो योजना आपकी 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी और योजना के अंतर्गत जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी कि जो आपके फेरी लगाने वाले होते हैं, जो आपके रेंडी वाले लोग होते हैं, उन सभी को बिना किसी कोलेटरल के 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। तो इसी के लिए सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगली योजना है राष्ट्रीय कामधेनु योजना। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में इस योजना के बारे में ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों के पास में समय थोड़ा कम है, यानी कि इस योजना के बारे में नहीं बता सकते हैं, वह नीचे कमेंट में लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे और इससे मुझे पता चलेगा कि किन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लगभग 70 to 80% लोग होते हैं जो कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और जाहिर सी बात है आप किसी भी वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप परीक्षा में कैसे ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आप उस पार्टिकुलर परीक्षा में सफल होंगे। तो कोशिश करिए कि जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हैं उसके द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको आप लोग पूरा देखा करिए, तभी आप यहाँ पर सफलता पा सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।